दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता एक बार फिर से आप सबका शिक्षा सिंधु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट के लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन को, यानी सीटेट के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 16, 20 और 21 दिसंबर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को। आज हम 22 दिसंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक शिक्षा सिंधु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्मिता आप सबके लिए लेके आई हूँ शिक्षा सिंधु पे CTET 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके सभी दिनों के क्वेश्चन सही आंसर के साथ। तो 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए 21 का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तो आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन का लेवल में बदलाव आया है। तो 2022 में अगर आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 2021 के क्वेश्चन से ज़रूर प्रैक्टिस करें, और सभी क्वेश्चन एक साथ आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सिंधु में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज के वीडियो से आप दो चीज़ समझ सकते हैं। पहला ये कि लैंग्वेज 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है। और दूसरा, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि पेडागोजी का जो क्वेश्चन रहता है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। यानी आप बहुत पेडागोजी पढ़े हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर किस प्रकार से दें, किस प्रकार से सही ऑप्शन चूज़ करें। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको लैंग्वेज 1 में एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपके सामने, और उससे 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 तक पूछे गए हैं कॉम्प्रिहेंशन से, यानी 9 क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन से। फिर कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप सबके सामने एक पोएट्री आएगी, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कविता पूछा जाएगा। फिर उस कविता से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर, यानी करीब 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यानी 30 नंबर में से दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन और पोएट्री से। साथ ही साथ इसमें इंक्लूडेड रहेगा क्या, ग्रामर के क्वेश्चन, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह से, और 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेडागोजी का क्वेश्चन भी। अगर आप 20+ लाना चाहते हैं तो आपकी पेडागोजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कैसे आप और लैंग्वेज की तरह इसे भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का पेडागोजी का क्वेश्चन, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, कि ग्राफोलॉजी क्या है। ग्राफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आप याद रखें। जैसे अगर आप कोई नोट अभी तक नहीं बनाया हो तो एक कॉपी रख लें, और साथ में आप क्वेश्चन से भी मेन टॉपिक लिखते जाएं, ताकि आपको याद रहे कि ग्राफोलॉजी एक वर्ड है जिसके बारे में 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, ग्राफोलॉजी को हिंदी में कहते हैं हस्तलेख का विज्ञान। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर लिख रहा हो, जैसे देख लीजिए मैं ही यहाँ पे लिखी हूँ शिक्षा सिंधु, शिक्षा सिंधु यहाँ पे अगर मैं लिखी हूँ तो यहाँ पे मैं कैसे S लिखी हूँ, कैसे H, कैसे I, या फिर मेरे लिखने का जो तरीका है उसमें मैं 2 शब्द के बीच में कितना गैप दी हूँ, इन सब बातों का जो स्टडी होता है। जैसे लिख करके नीचे एक लाइन खींची, वो लाइन कैसा था, या फिर मैं हस्ताक्षर करती हूँ तो वो कैसे करती हूँ, तो इन सब बातों की जो स्टडी होती है उन स्टडी को कहा जाता है ग्राफोलॉजी। इसमें ये होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, इज द स्टडी ऑफ राइटिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आप साथ में लिखते जाएं ताकि आपका नोट भी इन सब क्वेश्चन से कुछ मेन टॉपिक आप लिख पाएँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टास्क एंड एक्टिविटीज़ इन अ लैंग्वेज लर्निंग शुड। यानी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में, ध्यान दें यहाँ पे लर्निंग यानी अधिगम की बात हो रही है। तो भाषा अधिगम में टास्क और एक्टिविटीज़ जो रहता है वो क्यों होना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए, लर्निंग बाय डूइंग। दोस्तों, अगर कोई पेडागोजी का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा हो कि बच्चों के लिए ये क्यों किया जाना चाहिए या फिर वो क्यों किया जाना चाहिए, तो आप ध्यान दें, आपके सामने जो ऑप्शन रहेंगे उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। और वो आप कैसे चूज़ करेंगे,
आप ऐसे ऑप्शन ढूंढें जिसमें बच्चे को मज़ा आ रहा हो, जिसमें बच्चे को अच्छा लग रहा हो, बच्चे पे कुछ थोपा ना जा रहा हो, बच्चे से कुछ ज़बरदस्ती ना करवाया जा रहा हो। ऐसे ऑप्शन हमेशा सही रहते हैं पेडागोजी के केस में। यानी यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग बाय डूइंग की, जिससे हमेशा सभी बच्चों को मज़ा आता है कुछ करके सीखने में। अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक प्राइमरली एम एट, यानी टेक्स्ट बुक में बच्चों का जो किताब होता है उसमें जो रहता है एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप दिए रहते हैं, एक्सरसाइज दिए रहते हैं करने के लिए, उसका क्या मेन एम रहता है? क्या उसका मेन एम रहता है बच्चे को इंगेज करना? कब? स्कूल के बाद। दोस्तों स्कूल के बाद अगर बच्चे को उन सब चीज़ों में इंगेज किया जाए तो क्या होगा? बच्चे को मन नहीं लगेगा, बच्चे चाहेंगे कि स्कूल के बाद वो क्या हो, फ्री होके खेले। तो ये तो होगा नहीं। ये क्यों होता है? तो ये होता है इन्हेंसिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकेबुलरी, यानी बच्चे का जो लैंग्वेज स्किल और शब्दकोश रहता है उसे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि एवरी पोएम हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, यानी हर एक पोएम का कुछ अपना एक मीनिंग रहता है और बच्चे क्या करते हैं? लव टू रीड पोएम्स, कविता पढ़ना पसंद करते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एवरी पोएम हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग एंड चिल्ड्रेन लर्न टू रीड पोएम, तो इससे क्या समझते हैं आप? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि पोएट हैज़ रिटन पोएम विद सम मीनिंग एंड चिल्ड्रेन मस्ट अंडरस्टैंड दैट मीनिंग टू एंजॉय इट, यानी जो कवि हैं वो एक मीनिंग के साथ, कुछ मीनिंग के साथ पोएम लिख रहे हैं और ज़रूरी है कि बच्चे उसी मीनिंग को समझें और इन्जॉय करें। यहाँ पे देखें बच्चे पर क्या किया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है कि जो मीनिंग पोएट बताना चाह रहा है तुम उसी को समझो, बच्चे को इसमें कभी मज़ा नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन है एवरी चाइल्ड एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द पोएम एज पर देयर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, यानी उस कविता को बच्चे अपने हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझे और इन्जॉय करें। इसमें बच्चे को मज़ा आएगा कि अगर कोई कविता लिखा है तो उससे बच्चे अपने तरीके से उस चीज़ को समझे और खुश रहे। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को देखें, उसमें जो ऑप्शन लगे आपको कि जिसमें बच्चे को अच्छा लग रहा हो वही ऑप्शन सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बात की जा रही है किस चीज़ की? डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। तो इसे हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे नैदानिक परीक्षण, तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये कब किया जाता है? ये समेटिव असेसमेंट के में किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, या फिर इन दोनों में, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में? तो सबसे पहली बात असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पे आएगा ही नहीं, या तो समेटिव या तो फॉर्मेटिव या फिर इन दोनों में। तो दोस्तों नैदानिक परीक्षण जो होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, ये होता है क्या है ये सबसे पहले समझ ले, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नैदानिक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चे जो कुछ समयांतराल में, यानी मान लीजिए 1 इकाई या फिर 2 इकाई पढ़ाने के बाद बच्चे क्या समझे हैं इस चीज़ का पता लगाया जाता है, टेस्ट लिया जाता है बच्चे में। अगर कुछ चीज़ है जो बच्चे बार बार गलत कर रहे हैं तो पता लगाया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कि क्यों बच्चे इस चीज़ को गलत कर रहे हैं। फिर उसका क्या किया जाता है? निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब होता है बच्चों का FA जो आप दिए होंगे एग्ज़ाम, FA में क्या होता है? बच्चे का निदान किया जाता है, बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। और ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट में ये सब कभी नहीं होता है, सीधा बच्चे का टेस्ट लेके, एग्ज़ाम लेके उन्हें बताया जाता है कि आपको कितना % आया, कौन सा ग्रेड आया। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही ये सब सारा चीज़ आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण। तो ये किसका पार्ट हुआ? ये हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अप्रोच बेसिकली प्रोमोट्स फ्लुएंसी, यानी इनमें से कौन सा अप्रोच, नीचे कुछ 4 अप्रोच दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह बोलने की जो क्षमता होती है
उसे सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसे कौन बढ़ाएगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच। जब कभी भी हम कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे या फिर बच्चे को मौका देंगे कि वो अपने पीयर्स के साथ यानी अपने सहपाठी सबके साथ बातचीत करे, ऐसा जब कभी भी हम बच्चे को मौका देंगे तो उनमें क्या होगी? फ्लुएंसी आएगी। या फिर बच्चे को मौका देंगे क्लास में कि वो अपनी बातों को कह सके, अपनी बातों को सबके सामने रख सके, या फिर घर पे बच्चों को मौका मिलेगा अपनी बातों को कहने का। इन सब बातों से क्या होगा? कम्युनिकेट जब कभी भी करेंगे बच्चे तो उनके अंदर क्या आएगी? फ्लुएंसी आएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच हमेशा प्रमोट करता है फ्लुएंसी को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड यू अडॉप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम टू इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी के साथ भी शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 112 मार्क को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड यू अडॉप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम, यानी आप अपनी भाषा की कक्षा में किस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे? नीचे लिखे हुए चीज़ को किस चीज़ के लिए? बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। यानी पहले आप समझ लें कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। आलोचनात्मक चिंतन तो इसका हिंदी हुआ, ये होता क्या है? तो अगर किसी भी बच्चे को हम बताते हैं कि पानी में हम चीनी या नमक को घोल सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट बच्चे को दे दिए, या फिर बच्चे को कुछ बताएं कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बच्चे को दिए किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चा क्या किया? हमारी बात को डायरेक्ट मान लेने के बदले वो क्या किया? उसने पानी के गिलास में चीनी डाल के घोलना शुरू किया या फिर नमक डाल के घोलना शुरू किया। खुद से देखना शुरू किया कि क्या सच में चीनी पानी में घुल जाता है, क्या सच में पानी में नमक घुल जाता है। यानी अपने मन से वो क्या किया कि मेरी बातों को मानने के बजाय वो क्या किया? खुद से समझना शुरू किया। बच्चा खुद से समझना शुरू किया, अपनी समझ बनाना शुरू किया, उसके बारे में एनालाइज करने लगा और उसके बारे में जानकारी जुटाने लगा। अगर बच्चा ऐसा करता है, ऐसी सोच रखता है, तो सोच को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों में से क्या अडॉप्ट करना चाहिए, अब ये आपको आंसर देना है। सबसे पहले रीड अलाउड द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। बच्चे को अगर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए कहा जाए अपनी किताबों को, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग तो बच्चे की बढ़े ही नहीं। तो क्या राइट द आंसर टू क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी अगर श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पे आके आंसर लिखने के लिए कहा जाए, इससे भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा? गिविंग सिचुएशन एंड आस्किंग देम टू डिस्कस एंड सॉल्व देम एमंग द ग्रुप, यानी कोई सिचुएशन दे दिया जाए और उनसे पूछा जाए, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा जाए ग्रुप बना करके। इसमें क्या होगा? आप याद रखिए, मैं पहले भी आपको बोली थी कि कौन सा बेस्ट होगा, जिसमें बच्चे को मज़ा आए वो बेस्ट होगा। अगर ऐसा करने के लिए कहा जाए तो बच्चे को इसमें मज़ा भी आएगा और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द क्लूज अवेलेबल इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में जो कुछ क्लूज दिए हुए हैं उनसे मीनिंग को डिडक्ट करना कौन सा होगा सही आंसर? ये आंसर मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को, ये तो आप सबको पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कुछ है द डैश इन्वॉल्व्स generating ideas, deciding one the form of written text and also thinking about who will read it। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है एज अ टीचर यू विश टू इन्हेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ योर लर्नर, यानी एक शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चे की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं। टू इनकरेज देम फॉर सेल्फ रीडिंग यू विल, यानी उन सब को सेल्फ रीडिंग के लिए, स्व
पठन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए आप क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल से पूछेंगे कि वो एक अलग से पीरियड बना दे ताकि उसमें आप बच्चों को इंग्लिश रीडिंग के लिए टाइम टेबल बना के दे सकें अपने इंग्लिश पीरियड के अलावा, या फिर आस्क देयर पेरेंट्स टू हेल्प देम एट होम। बच्चे को के जो पेरेंट्स रहेंगे उनसे बात करेंगे कि उन्हें मदद करें घर पे रीडिंग स्किल बढ़ाने में, या फिर टू टॉक योर लर्नर्स अबाउट व्हाट दे डू एंड डोंट लाइक टू रीड एंड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ देम गिविंग एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप क्या करें, आपके जो लर्नर रहेंगे उनसे बात करें कि उन्हें क्या करना पसंद है, क्या करना पसंद नहीं है, और साथ ही साथ उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को क्या करें, शेयर करें, उन्हें एग्जांपल्स दें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बजाय बच्चे को इंस्ट्रक्ट करने के कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अच्छा ग्रेड नहीं आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रिफर्स टू, यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? दोस्तों कई बार आप सबको लगता है कि कई क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। जैसे देखिए यहीं पे बात की गई है CI यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की। इसके बारे में आप सब अगर नाम सुने होंगे स्टीफन क्रेशन का, जिन्होंने बात की थी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं दूसरी भाषा का अधिग्रहण, जिसकी बात की थी किसने? स्टीफन क्रेशन ने। इसकी थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें इन्होंने बात की थी किस चीज़ की? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी में इन्होंने बात की थी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रिफर्स करता है किस चीज़ से? तो इसका सही आंसर होगा मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइटली अबव द लर्नर्स करेंटली लेवल ऑफ मास्टरी। जब इनकी थ्योरी को समझेंगे, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको नहीं समझा सकती ये चीज़, तब आप समझेंगे कि कैसे ये ऑप्शन सही हुआ। अगर आपको ये पढ़ना हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको ये बात बताऊंगी स्टीफन क्रेशन के बारे में सारी बात की, इनकी क्या थ्योरी थी और इन्होंने क्या बताया था सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो दोस्तों आप ज़रूर एक बार नहीं किए होंगे अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द 4 लैंग्वेज स्किल्स, यानी 4 लैंग्वेज स्किल्स जो है, इसके अलावा 4 लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से हैं? रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग और स्पीकिंग। रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये है 4 लैंग्वेज स्किल्स। इनके अलावा नीचे लिखे हुए स्किल्स में से कौन सा एक और लैंग्वेज स्किल है? तो दोस्तों थिंकिंग स्किल्स यानी सोचने की क्षमता जो होती है उसे भी एक लैंग्वेज स्किल के रूप में माना गया है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लैंग्वेज नॉर्मली यूज्ड इन फॉर्मल कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच और रिटन इज एज, यानी वो लैंग्वेज जो कि हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम फॉर्मल स्पीच में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज नॉर्मली यूज्ड इन फॉर्मल कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच और रिटन इज कॉल्ड, यानी वो ऐसा लैंग्वेज जो कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, यानी हम अपने दोस्तों से जो बात करते हैं, अपने घर के लोगों से जैसे बात करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हम फॉर्मल स्पीच में उसका इस्तेमाल करते हैं, ना ही लिखने में। उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस लैंग्वेज को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है कॉलोक्वियल, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसे ना ही क्लूज, ना ही चंक्स, ना ही ये कहा जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आज का सेकेंड लास्ट कि प्रोज डज नॉट इंक्लूड यानी प्रोज में क्या नहीं होता है? प्रोज कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं गद्य, यानी जो कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उसे ही प्रोज कहा जाता है। तो उसमें क्या नहीं होता है? तो दोस्तों उसमें प्ले यानी नाटक भी हो सकता है, नॉवेल भी हो सकता है, उसमें एक स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? पोएम नहीं होता है। प्रोज में पोएम नहीं होता, यानी गद्य में पोएम को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। गद्य में पद्य नहीं होता है, यानी प्रोज में पोइट्री नहीं होता है, पोएम नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है
शायद आप सबको एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ राइटर डिस्क्राइब एन इंसिडेंट और अ सीन which had occurred in his life or any other person's life on the basis of memory, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हुए किसी घटना के बारे में या फिर किसी और की ज़िंदगी में हुए किसी घटना के बारे में अपनी याददाश्त के अनुसार कुछ बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेमोयर, यानी इसे हिंदी में इतिहास भी कहते हैं, अगर आपको हिंदी इसका पता हो तो। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं आज की इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चन। तो दोस्तों अब पूरा वीडियो ज़रूर सॉल्व किए होंगे, अगर अभी तक देख रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, कैसा लगा आज का ये वीडियो और कितने आपके सही आंसर हुए, क्या आपको समझ में आ रहा हो। अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ समझ सकें, 2022 की आपके साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लैंग्वेज के